सरकार मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करे। श्री गोविंद राम। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। मेरे विधानसभा क्षेत्र खाजूवाला में खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, दंतौर पंचायतों की आबादी के पट्टे सरपंचों को काटने का अधिकार देने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र खाजूवाला में खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़, दंतौर चारों पंचायतें मुख्य पंचायतें हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खाजूवाला, पूगल, छतरगढ़ उक्त तीनों तहसील मुख्यालय हैं। इनके साथ ही दंतौर की पंचायत को भी आबादी के पट्टे सरपंचों द्वारा काटने का अधिकार नहीं देने से आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है तथा आबादी के पट्टे सरपंचों द्वारा नहीं काटने से आम जनता को बैंक लोन की सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ पट्टा काटने का अधिकार मंडी समिति को दे रखा है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इस कारण यहाँ के ग्रामीणों में भयंकर आक्रोश है, जबकि राजस्व गांवों में सरपंचों को आबादी का पट्टा देने का स्वतः अधिकार होता है, लेकिन उक्त पंचायतों में पट्टा देने का अधिकार नहीं होने से आबादी पट्टा देने का कार्य पूर्ण रूप से रुका हुआ है। इस कारण यहाँ के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः उक्त चारों पंचायतों का रिकॉर्ड संबंधी उच्च स्तरीय जांच करवाकर तुरंत प्रभाव से सरपंचों को पट्टा देने का अधिकार देने का कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विधानसभा क्षेत्र सादुल शहर के सादुल शहर कस्बे में आवारा पशुओं के लिए नंदीशाला का निर्माण करने के संबंध में महोदय, उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र सादुल शहर के सादुल शहर कस्बे में आवारा पशुओं हेतु नंदीशाला के लिए नगरपालिका के पास भूमि है। आए दिन आवारा पशुओं के कारण एक्सीडेंट होते रहते हैं तथा जान माल का नुकसान हो रहा है। आवारा पशुओं के जहां तहां विचरण करने से शहर में आने जाने वाले आम जन की काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि विधानसभा क्षेत्र सादुल शहर के कस्बा सादुल शहर में आवारा पशुओं के लिए नंदीशाला का निर्माण यथाशीघ्र करवाकर आम जनता को हो रही उक्त परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राहत प्रदान करावें। नरेंद्र नागर। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र खानपुर में अत्यधिक बरसात होने की वजह से गांव में रोड होने के बावजूद भी रपटों होने की वजह से बरसात में बहुत दिनों तक रास्ता बंद हो जाता है, जिससे गांव वालों को विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अतः मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र खानपुर में पीपला नग्गा ग्राम पंचायत खेरिया, रतनपुरा ग्राम पंचायत नूरजी गढ़वाड़ा, मराइता, नया गाँव बंजारान, दुर्जनपुरा ग्राम पंचायत सुमर में रपटों की जगह पुलिया बनाने की कृपा करें, जिससे बच्चों को स्कूल पहुंचने में और बीमार को अस्पताल पहुंचने में आसानी हो सके। धन्यवाद। बलबीर सिंह दूसरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत मुझे बोलने की अनुमति प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 7 मार्च 2021 से प्रस्तावित बंदी ली जा रही है, जिससे प्रथम एवं द्वितीय चरण के लगभग 3,30,000 हेक्टेयर गेहूं चना की फसल को अंतिम पानी नहीं मिलने के कारण फसल नष्ट हो जाएगी। इससे सारे पशुधन के लिए तूड़ी व नीरे चारे की विकट स्थिति पैदा हो जाएगी। क्षेत्र में त्राही मच जाएगी, क्योंकि पकी हुई फसल को मार्च में 2 पानी की बारी की आवश्यकता रहती है, जबकि इस वर्ष 3 में से एक ग्रुप में पानी चलने के कारण जो नहरें 9 से 18 फरवरी को बंद हुई थी, उन्हें 7 मार्च को पानी मिलना है। सरहिंद फीडर के निर्माण व IGNB से सीपेज बढ़ने के दौरान कै और खै वाली नहरों के ग्रुप को 7 दिवस के लिए आगे किया गया है। अब जो ग्रुप गए 6 मार्च को पूरा होना था, वह अब 13 मार्च को पूरा होगा। ऐसे में जिन किसानों को 11 फरवरी को पानी मिला था, उन्हें 15 मार्च से पहले मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। यदि किसानों को 35वें दिन मार्च में पानी मिलेगा तो गेहूं की फसल का 30-40% नुकसान हो जाएगा। इसलिए समय रहते सरकार को चाहिए कि पंजाब सरकार से बात करके शेयर में बढ़ोतरी करवाई जाकर 7 मार्च से एक पानी की बारी सभी कै, खै व गै 3 ग्रुप के लिए चलाकर किसानों की गेहूं व चना की फसल को बचाया जावे। पानी की कमी के रहते
यदि 7 रोजा बारी 25.5 दिनों की व्यवस्था नहीं हो पाती तो 3.5 रोजा छोटी बारी के प्रति मुरब्बा 2 हेक्टेयर गेहूं व चने की फसल को बचाया जा सकता है। अन्यथा किसानों के पशुधन के चारे एवं इलाके के दुग्ध उत्पादों के लिए भारी संकट उत्पन्न हो जाएगा। अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, पौंग बांध का लेवल 1301 फीट से नीचे ले जाया जाकर एक बारी की व्यवस्था कराई जाए ताकि किसानों की बर्बाद होने से बचाया जा सके। धन्यवाद। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि वार्षिक प्रतिवेदन लेके लालचंद कटारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से पहले रख दे फिर। मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार एक वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री जी ने कृषि भंडारण निगम अधिनियम 1962 के तहत जो प्रतिवेदन रखा है वो 19-20 का है। अध्यक्ष महोदय, ये जो नियम और प्रक्रियाओं का नियम है, इसमें पंचम अनुसूची 5th शेड्यूल आपने लगाई है, उसकी क्रम संख्या 12 में राजकीय उपक्रम की सूची में राज्य भंडारण व्यवस्था निगम भी लिखा है। यानी आपने अधिकार दिया है हमें कि हमें इस जो प्रगति प्रतिवेदन रखें उस पर हम अपने विचार विमर्श कर सकें, सदन में उस पर चर्चा हो सके। और कई बार अध्यक्ष महोदय आपके श्रीमान के द्वारा व्यवस्था दी गई है कि कम से कम 19-20 एक पूरा साल निकल गया, आज 20-21 का प्रतिवेदन आना चाहिए था, 21-22 के अंदर हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। ये एक तरह से आदत बन गई। आपके स्पष्ट निर्देश अध्यक्षीय व्यवस्था के बाद 1 वर्ष का विलंब क्यों हुआ, इसके लिए मंत्री जी तो खेद प्रकट करें ही, पर विलंब कारक जो भी अधिकारी रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि इस विधानसभा की गरिमा बनी रहे। आपका माननीय ये काम मुझे करने दो। माननीय आपका पॉइंट वैलिड है, सरकार से अपेक्षा करेंगे कि समय पर दे, लेकिन आप खुद को मालूम है महामारी है, कोरोना है, तो रिपोर्ट कहाँ से बनती। पर हम आशा करते हैं कि जो नियम है, नियमों के अनुसार प्रतिवेदन प्रतिवर्ष आ जाना चाहिए। उसके संबंध में विभाग के जितने भी अलग अलग जिनको रिपोर्ट सबमिट करनी है वो समय पर सदन में रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे सदस्य इस पर डिस्कस कर सके, डिबेट कर सके और सदन के सामने चर्चा कर सके। श्री उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्री प्रतिवेदन रखेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार 5वें अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं। समिति का प्रतिवेदन उपस्थापना श्री राजेंद्र पारिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में दिए गए उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति के 2020-21 के द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। सामान्य वाद विवाद। मान्य सदस्यों से निवेदन है कि समय जो अलग अलग पार्टी के विप ने दिया है कम, उस समय सीमा को एडर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य में भाग ले सकें। श्रीमती अनीता बदेल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट भाषण 2021-22 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, क्योंकि पिछला वर्ष पूरा का पूरा कोरोना काल में निकल गया, इस महामारी से न केवल देश प्रदेश बल्कि पूरा विश्व पीड़ित था और ऐसी स्थिति में हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, उस बात को लेकर के हमारा देश कैसे आगे बढ़े, माननीय मोदी जी के नेतृत्व ने पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश में और पूरे वर्ल्ड में एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा की और उसी की वजह से आज हमारा पूरा देश वैक्सीनेशन की ओर बढ़ रहा है। और हमें विश्वास है कि इस वैक्सीनेशन के कारण से जो 2 वैक्सीन्स आई हैं उनके कारण से हम निडर होकर के आत्मनिर्भर बनकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में जब हम प्रदेश की चिंता करते हैं तो प्रदेश में क्या हुआ, आज हमारा प्रदेश किस स्थिति में है और किस ओर बढ़ रहा है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपका ध्यान इस ओर लाना चाहूँगी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आए दिन हमारे जो एंटी करप्शन ब्यूरो है वो बड़े बड़े अधिकारियों को भी गिरफ्त में ले रही है, लेकिन सरकार क्या कर रही है इस ओर हमें देखने की ज़रूरत है, इस ओर हमें चिंता करने की ज़रूरत है। बेरोजगार माननीय अध्यक्ष महोदय सड़कों पर आंदोलनरत हैं और किसान जो है वो कर्ज माफ़ी की आस में अपने पूरी तरह से टूट गया है और आत्महत्याएं करने की स्थिति में है। राजस्थान आज बदहाल की स्थिति जी रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब हम किसान कानूनों की बात करते हैं तो मेरे
सत्ता पक्ष के लोग बड़ी चढ़ चढ़ कर की बात करते हैं और किसान आंदोलन की बात करते हैं। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि हमने किसान आंदोलन के बारे में जो किसान बिल आए हैं, उन बिलों में अंदर क्या है, क्या ऐसा नकारात्मकता है, उसके ऊपर हम कभी चर्चा नहीं करते। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगी, सत्ता पक्ष को ध्यान दिलाना चाहूँगी कि 10 दिनों में कर्ज माफ़ी करने की घोषणा करने वाली सत्ता पक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वो 10 दिनों में आज तक भी हम कर्जा माफ़ी नहीं कर पाए हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो कर्जदार हैं वो आज भी दर दर ठोकरें खाने को पर मजबूर हैं। इसी तरह से इस शासनकाल में हमने आए दिन अखबारों में देखा लगभग 4 दर्जन किसानों ने कर्ज माफ़ी नहीं होने के कारण से आत्महत्याएं की हैं। दूसरी ओर हमारे किसान भाई, बिजली सरकार ने वादा किया था, ये मेरे पास कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इस कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार ने वादा किया था कि हम बिजली दिन में देंगे, लेकिन बिजली दिन में देना तो दूर, रात्रि में भी ठीक प्रकार से बिजली नहीं दे पा रहे हैं। तो किसान पूछ रहे हैं कि भाई आप बिलों के लिए जो इतना आंदोलन कर रहे हैं, पहले आप अपने स्तर पर जो चीज़ों को समाधान कर सकते हैं वो अपने स्तर पर क्यों नहीं करते। प्रदेश में किसान रबी और फसल की सिंचाई कड़ाके की ठंड में करने को मजबूर है। बिजली रात में आती है, दिन में नहीं आती। इसके अतिरिक्त जो अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में घोषणा की है, पर 2019-20 और 20-21 का बजट उठा करके जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि 33% घोषणाएं भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी नहीं की है। 2 सालों से किसानों को बिजली पर जो सब्सिडी दी जा रही थी वो सब्सिडी इस सरकार ने बंद कर दी। और इसी तरह के से सहकारी जो ऋण थे, वो सहकारी ऋण, माननीय अध्यक्ष महोदय मैं उदाहरण देती हूँ, अजमेर में मेरे राजू लाल सन ऑफ हजारी लाल, धातोल पंचायत समिति भिनाई का, इसका कहना है राजू लाल का कि मुझे फसली ऋण नहीं दिया जा रहा है। मैं और मेरी पत्नी पहले लगातार फसली ऋण रहते रहे हैं, लेकिन जब से कर्ज माफ़ी हुआ है तब से मेरी पत्नी गीता को ये फसली ऋण नहीं दे रहे। तो इस तरह से फसली ऋण का वादा करके भी ये सरकार मुकर गई। दूसरी ओर जो कर्ज, राष्ट्रीयकृत कर्जों का जो कर्ज माफ़ी की जो बात है, मैं एक ऑर्डर पढ़ के सुना रही हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, 19/12/2018 का ये ऑर्डर है। इस ऑर्डर में लिखा है, ये राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव का ये ऑर्डर है, डीबी गुप्ता जी के द्वारा निकाला गया है। राजस्थान राज्य के सहकारी बैंकों के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता अनुसार पात्र पाए गए सभी ऋण कृषकों को दिनांक 30/11/2018 की स्थिति में समस्त बकाया अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वे सभी कृषक जो आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हैं और अपना ऋण नहीं चुका पा रहे हैं, डिफॉल्टर उनका सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पात्र पाए जाने पर दिनांक 30/11/2018 की स्थिति में 2 लाख रुपए की सीमा तक का कालातीत अवधि पर अल्पकालीन फसली ऋण माफ किया जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित बैंकों की भी बात इसमें लिखी है। डीबी गुप्ता जी का ऑर्डर है, 19/12/2018 का ऑर्डर है ये मेरे पास। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जब मैं बात करती हूँ अजमेर की, तो मुझे ज्ञात होता है कि ये जो हमारा सावन लाल है उसका बिल माफ नहीं हुआ और ऑर्डर मिलता है हमारे मुख्य प्रबंधक द्वारा, यूनियन बैंक के द्वारा, कि आप इसकी कुर्की कर दीजिए, आप इसकी जमीन की कुर्की कर दीजिए। वो दर दर भटकने को मजबूर है और यहाँ से हमारे मुख्य सचिव जो है ऑर्डर निकालते हैं। दूसरी ओर जब व्यक्ति इस ऑर्डर के आधार पर सरकार की ओर जाता है तो माननीय लक्ष्मण सिंह जी शेखावत संयुक्त सचिव जो मुख्यमंत्री जी के हैं, वो कलेक्टर को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं सावरलाल पुत्र रामकरण खाती निवासी चावंडिया ग्राम पंचायत समिति सतवाड़िया तहसील मसूदा मुख्यमंत्री कार्यालय पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने का श्रम करें। अरे मुख्यमंत्री जी को जो बात करनी है, जो काम करना है, वो मुख्यमंत्री कलेक्टर को चिट्ठी लिख रहे हैं और ऑर्डर डीबी गुप्ता जी के हैं। तो ये किस प्रकार की व्यवस्था, कैसे किसानों को भ्रमित करने की आप बात करते हैं, किस तरह किसानों से को आप छलावा करने की बात करते हैं, ये बहुत शर्म की बात है। और ऐसी स्थिति में किसान आपको माफ नहीं करने वाला है, किसान आपको छोड़ने वाला नहीं है। माननीय सभापति महोदय, दूसरी ओर जब हम बात करते हैं किसानों की, आगे जब मैं बढ़ूंगी कि भाई हमने कोरोना काल में मजदूरों के लिए सड़क पर चलने वाले जो हमारे मजदूर भाई थे, जो पलायन कर लेते थे, उनके लिए व्यवस्थाएं की। हमने बिजली के बिलों
को हमने डेफर किया। पर माननीय सभापति महोदय, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहूंगी कि बिजली को लेकर के आज पूरे प्रदेश की जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है। ना केवल परेशान है बल्कि आज उनके सामने आत्महत्याएं करने का के अलावा और कुछ शेष नहीं बचा है। माननीय सभापति महोदय, आपको मैं बताना चाहूंगी कि जो बिजली पूरे हिंदुस्तान भर में सबसे ज्यादा बिजली की रेट सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में है। उदय योजना के तहत जब हमारी पार्टी की सरकार थी उस समय 62,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर के बिजली कंपनियों का चुकाया गया था। सिर्फ 20,000 रुपए का ही कर्ज बिजली कंपनियों के पास शेष था। लेकिन अब पुनः इस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में ही 80,500 करोड़ रुपए का बिजली का जो कंपनियों पर जो कर्ज है वो बढ़ गया है। 1 से लेकर के 50 यूनिट तक के उपभोक्ताओं को 8 रुपए से लेकर के 12 रुपए प्रति यूनिट बिजली जो है मिल रही है, जो सबसे महंगी बिजली है। तो सरकार ने इस कोरोना संकट में राहत देने की बजाय बिजली के फिक्स चार्ज और फ्यूल चार्ज को बढ़ा करके प्रदेश की जनता पर और बोझ डालने का काम किया है। एक और तो यहाँ जो कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी की बहन है, हमारी प्रियंका बहन है, वो उत्तर प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखती है कि उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के बिल माफ कर दे, और यहाँ पर राजस्थान सरकार ये बिजली के बिलों को माफ करने की बजाय फ्यूल चार्ज और फिक्स चार्ज बढ़ाने के साथ में बिजली के बोझ को और बढ़ाने का काम करती है। नहीं किया जाता है। आपकी बहन है, आपकी बहन है, आप अपमान मत करिए। आप मंत्री रही हो, आप सीनियर लीडर हो, बहन का अपमान आपके द्वारा किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, एक मिनट अनिता जी, मैं सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा रखूंगा कि बीच में इंटरव्यू नहीं करेंगे। आप बिराजिए, अलाउ नहीं किया मैंने आपको। बिराजिए, आप बिराजिए। माननीय सभापति महोदय, जब भी मैं कुछ बोलती तो कुछ सत्ता पक्ष के लोगों को पता नहीं अजीब सा लगता है। भैया आप समझा देते तो बहन जी को कि भाई आप चिट्ठी मत लिखें, क्योंकि हम भी सत्ता में हैं। अनिता जी, एक तो आप इधर संबोधित करेंगे। मैं 39 माननीय सदस्यों को बोलना है, यदि आप इसी तरह से इंटरव्यू करेंगे तो मुझे मेरी परेशानी होगी। समय निर्धारित किया गया है, समय पे आप जो है, जब मैं कहूँ आपसे तो समय पे आप मुझे सहयोग करें, वरना कोई नहीं बोल पाएगा। बिल्कुल सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं अब आवास पर आना चाहूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो आवास योजना है, जिसमें 15 लाख आवासों का लक्ष्य रखा गया, 13 लाख आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 9 लाख आवास बनकर के तैयार हो गए, लेकिन राजस्थान के लोगों को नहीं मिल रहे क्योंकि राजस्थान की जो किस्त है वो समय पर नहीं पहुंच रही है। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि ये जो इंदिरा आवास है, जिसके लिए माननीय सदस्य बार बार स्थगन के माध्यम से, ध्यान आकर्षण के माध्यम से अपना सवाल उठा रहे हैं, तो ऐसे इंदिरा आवास की जो एक सपना होता है पक्का मकान का एक आम आदमी का, वो उसको इंदिरा आवास के रूप में मिले, ये इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास के रूप में मिले, ताकि इस आवास को रह करके वो अपना जीवन को बहुत अच्छे से व्यतीत कर सके। माननीय सभापति महोदय, जब मैं आवास की बात करती हूँ तो आप देखिएगा कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री जन आवास योजना है, उस जन आवास योजना के तहत कितने समय से प्रोजेक्ट्स लंबित है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि बीओसीपी योजना के तहत 2013 में बीएसयूपी योजना के तहत ये आया, और उस योजना के तहत आने के बावजूद भी आज तक वो आवास, भगवानगंज के आवास पूरे नहीं हो रहे हैं और उन आवासों की जर्जर स्थिति हो गई है। इसलिए माननीय स्वायत्त शासन मिनिस्टर साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि वो ये बीएसयूपी के तहत 21 मार्च 2007 में जो आवास बने थे, जिसमें 64 करोड़ 45 लाख रुपए की स्वीकृति जारी हुई थी, उन आवासों को जो व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया, जिन्होंने किस्त डिमांड ड्राफ्ट पूरी तरह से 10,000 रुपए का जमा करा दिया, जमा कराने के बावजूद भी भगवानगंज की योजना में उन आवासों को अभी तक आवंटित नहीं किया गया है। तो ये आवास आवंटन करने का काम शीघ्र करें, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत अजमेर में लगभग 10-15 प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं। उन स्वीकृत प्रोजेक्ट्स में जो बिल्डर है, उस बिल्डर ने अपने हिस्से की जमीन तो विकसित कर ली, लेकिन गरीब को जो फ्लैट बना करके देने थे, वो गरीब को फ्लैट बना करके आज तक नहीं दिए। रेरा में रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी 2007, 8, 9, 10 के प्रोजेक्ट आज तक भी लंबित है। माननीय सभापति महोदय, तो ये प्रोजेक्ट्स पर तुरंत सरकार समीक्षा करे, मॉनिटरिंग करे और ऐसे गरीब लोगों को आवास देने की कोशिश करे, तब उसका अपने घर का सपना उसका पूरा हो पाएगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि पूरा प्रदेश निरोगी रहे, स्वस्थ
सब लोग स्वस्थ रहें, किसी को मिलावट का खाद्य पदार्थ नहीं मिले। और जब से माननीय अशोक जी मुख्यमंत्री के पद उन्होंने सुशोभित किया है, तब से वो उनका एक हर कार्यकाल में उनका एक ध्येय होता है कि शुद्ध के विरुद्ध युद्ध, शुद्ध के विरुद्ध युद्ध, ये बार बार करते हैं। अच्छी बात है, भावना अच्छी है, लेकिन आपकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, आपकी कार्य योजना ठीक नहीं है, आपकी कार्य पद्धति नहीं है, आपके स्टाफ नहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी, वर्ष 2010 में मिलावटियों पर कार्रवाई करने और रोकथाम के लिए फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल की घोषणा की गई। अब ये फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल जो था, वो ट्रिब्यूनल बना तो दिया गया, लेकिन रजिस्ट्रार के पद पर स्टेनो और 2 चपरासी ही कार्यरत है, इसके अलावा और कोई कार्यरत नहीं है। जबकि होना जो चाहिए था कि कानून विशेषज्ञ के पद पर आसीन होता और ये काम करता, और पूरे प्रदेश में प्रयोगशालाएं लगती, प्रयोगशालाएं अपग्रेड होती, प्रयोगशालाओं में इक्विपमेंट होते, प्रयोगशाला में जांच करने वाले इंस्पेक्टर होते, और उन नमूनों की समय पर जांच होती और समय पर रिपोर्ट आती। लेकिन 2010 का उनका जो लक्ष्य था, आज 2021 है। इस 2021 में माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय घोषणा करते हैं कि ट्रिब्यूनल के स्थान पर अथॉरिटी बनाएंगे। ट्रिब्यूनल जब आपने बनाया था, तो जब आपको एक एडीजी या एक कानून विशेषज्ञों को तैनात करना था, उस समय आपने तैनात नहीं किया। आप अथॉरिटी बना करके आप क्या कर लेंगे? क्योंकि माननीय सभापति महोदय, सिर्फ 13 प्रयोगशालाएं हैं जिलों में, और जो केंद्रीय प्रयोगशाला है ना, उन केंद्रीय प्रयोगशाला में पूरा स्टाफ ही नहीं है। ऐसी स्थिति में हम शुद्ध के विरुद्ध युद्ध कैसे करेंगे, मुझे समझाइए आप। और तो और ये जो नमूने होते हैं वो अवधि पार हो जाते हैं। अवधि पार होने के बाद में इनका जो रिजल्ट आता है वो भी डाउटफुल है कि वो सही है कि रिजल्ट गलत है। ऐसी स्थिति में शुद्ध के विरुद्ध युद्ध सिर्फ खोखला दिखावा है और कुछ भी नहीं है। माननीय सभापति महोदय, समाप्त करें। नहीं, मैं अभी मेरा 2 विषय और माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगी सिर्फ ये 2, मैं इंडस्ट्री के बारे में निवेदन कर, मैं 2 विषय रख करके सिर्फ 2 मिनट में खत्म करिए माननीय सभापति। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। 2 मिनट में राठौड़ साहब, आपने मुझे लिस्ट दी है। नहीं, स्पीकर माननीय सभापति महोदय, मैं इंडस्ट्री के बारे में निवेदन करना चाहती हूँ। अंकित नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट लाना है। सेव करें, जो बजट पेश किया है, सेव करें, आपने मुझे समय दिया, विराजिए, इसके लिए आपको धन्यवाद। अंकित नहीं हो रहा, विराजिए आप। हमारे राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है, ये एक ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पेयजल, नहरें, सिंचाई का पानी सहित सभी क्षेत्रों में ध्यान देते हुए किसान, मजदूर, व्यापारी, रोजगार, सब चीज़ों का ध्यान देते हुए बजट पेश किया गया है। आदरणीय सभापति जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रतिपक्ष के नेता सब लोग ये बड़ी बड़ी बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जब से 6 साल से राज्य में आए हैं, 14,000 करोड़ रुपया हमारा जीएसटी का बकाया पड़ा है। और पहली बार केंद्र की सरकार आने के बाद अभी तक किसी तरह की इन्होंने योजना नहीं दी। उल्टे जितनी हमारी कंपनियां थी उनको इन्होंने बेचने का काम किया है। आज मुख्यमंत्री जी ने जो बजट रखा है, जिनको उन्होंने कहा ये बोर करने वाला है, हमें ओहापोह की स्थिति है, अगर हम इस बजट के भी टिप्पणी करेंगे तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा फिर अच्छा बजट कौन सा है। आज मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 1960 और 70 के बीच में हमारी नहरें बनी। आज मैं याद करना चाहूंगा नेहरू जी को, जिन्होंने 1962 में भाखड़ा का डैम बनाया, जिसके माध्यम से पौंग डैम बना। उसके बाद जो हमारी नहरें बनी, उससे आज तक करीब 50 साल हो गए, लेकिन उनमें किसी तरह की मरम्मत नहीं हुई। सारी नहरों में पानी का रिसाव चलने लग गया और हालत ये हो गई, जहां से मैं आता हूं पाकिस्तान की सीमा खाजूवाला से, वहां तक नहरें पहुंचते पहुंचते हालत हो गई कि टेल का जो किसान है उसको पीने का पानी नहीं मिल रहा था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि राजस्थान में हमारी दिसंबर 18 में सरकार बनने के बाद ये मुख्यमंत्री जी पंजाब के जो उनसे मीटिंग की और इन्होंने नहर के बारे में योजना बनाई कि जो नहर इतने समय से बनी हुई है, मरम्मत नहीं होने के कारण किसानों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है, सिंचाई का पानी नहीं मिल रहा है। बहुत सारे जिले शहर हमारे पेयजल योजनाओं से इस नहर से जुड़े हुए हैं। आज खालवा क्षेत्र में खाजूवाला में
पीने के लिए पानी नहीं था, लेकिन आज वहां अनाज का उत्पादन हो रहा है। 1962 में मैं याद दिलाना चाहता हूं, नेहरू जी चाइना के युद्ध के समय में लाल गेहूं बाहर से लाए थे, और आज हमारे जो गेहूं के भंडार भरे हुए पड़े हैं वो इन्हीं नहरों की मेहरबानी है और हमारे पूर्वज नेताओं की मेहरबानी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, मरम्मत नहीं होने के कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें बजट लिया। आज हमारी इंदिरा गांधी नहर पर 3,290 करोड़ का बजट पास किया, जिसके अंदर नहर में जो पंजाब इलाके में नहर है उसमें भी काम हुआ, लेकिन बीच में कोरोना आने के कारण उस नहर का काम रुक गया। और मेरी जो खाजवाला नहर की स्थिति है, आदरणीय सभापति जी, बीडी नहर जिसमें 1300 लाख रुपए, कुंडल डिस्ट्रीब्यूटरी 470 लाख रुपए, पीएचएम नहर 434, केडब्ल्यूएम कारूवाला माइनर 56 लाख, बीजीएम भागू माइनर, जो अगर आप स्थिति देखेंगे तो वहां पीने के पानी की स्थिति नहीं है, लेकिन आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 462 लाख रुपए दिए हैं। एएलएम अल्लादीन माइनर 180 लाख, बीएलडी नहर जिसकी स्थिति बहुत खराब है, जगह जगह से टूटने के कारण आए दिन जब भी पानी आता है, अच्छी बरसात आती है तो पानी वहां बार बार नहर टूटती थी, वहां 712 लाख रुपए दिए। केएचएम खुसान वाला माइनर 430 लाख, हमारे एसएसएम सियासर माइनर में 93 लाख, पूगल ब्रांच का हेड है 17 का, वो काफी क्षतिग्रस्त स्थिति में, वहां 1100 लाख, पीडब्ल्यूएम पावली माइनर 340 लाख, और इसके अलावा जो हमारी बीकानेर चीफ इंजीनियर के अंडर में आती है वहां 40 करोड़ रुपए, और बीडी और हमारा दोधम जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसमें 135 करोड़ रुपए दिए हैं, करीब 200 करोड़ वहां, 300 करोड़ खाजूवाला में, और पूरी नहर के लिए 3200 करोड़ रुपए देकर के, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वहां के किसानों को पूरा टेल तक पानी पहुंचे उसकी व्यवस्था करने का काम किया है। इसलिए इनको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। अगर हम दूसरी साइड में देखें, पानी पहुंच रहा है, बीच मत बोलिए, माननीय सदस्य आ रहा है। सुमित जी, माननीय सदस्य, आप सुमित जी सुनते रहो, देखो सब में मेरा बीच माननीय सदस्य हैं, वो आप टाइम देना मुझे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूगल गांव जो बीकानेर से पहले बसा हुआ था, रियासत थी, उसकी हालत बहुत खराब थी, पहले पंचायत समिति दी, आज वहां गौण मंडी देने का काम हुआ। खाजूवाला जो कि हमारा सीमा का इलाका है, खाजूवाला विधानसभा हेडक्वार्टर है, वहां मुंसिफ कोर्ट था, आज उन्होंने हमारा जो है उस न्यायालय को जो है प्रमोशन दिया है, और छत्तीसगढ़ में एक न्यायालय और खोला है। 135 करोड़ रुपए दोदा डिस्ट्रीब्यूटरी और भुट्टो वाली वितरिका में दिया है। खाजूवाला जल प्रायता जो पेयजल की स्कीम है, सभापति जी, मेरे क्षेत्र में घी मिलता था लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता था, आज वहां 488 करोड़ रुपए इन्होंने पेयजल स्कीम जल मिशन योजना के तहत दे करके और गांव गांव में शुद्ध पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इसके अलावा छत्तीसगढ़ तहसील में 165 करोड़ रुपए दिए हैं। उसके अलावा हमारे जो है 33 केवी के जैसे जो खाजूवाला में कम पड़ रहा था उसको और विस्तार के लिए उन्होंने सुविधा दी है। हमारी 77 से बीकानेर सड़क पिछले 20 साल से खराब पड़ी थी, उसको इन्होंने 200 करोड़ रुपए, रायसीनगर और पदमपुर तक और जाएगी, 206 करोड़ रुपए इन्होंने जो है इस बजट में लेकर के, और वो जो टूटी फूटी रोड है जिसकी हालात खराब थी पिछले 5 साल में बीजेपी के राज में, आज पहले पेचवर्क का काम चालू है और अब 206 करोड़ रुपए देने का काम किया है। इसी प्रकार हमारी वेटनरी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर इन्होंने साइंस का जो है डेयरी साइंस का महाविद्यालय खोलने का काम किया है। इसके अलावा पीबीएम में 110 आईसीयू बेड वाले में 70 नए बेड देने का काम हुआ है। एक बहुत बड़ा काम हुआ है, क्योंकि अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो शिक्षा ग्रहण करेगा वो आदमी आगे बढ़ेगा, और इन लोगों ने क्या किया है, इसमें ये जामिया इस्माइलिया हमारे यूनिवर्सिटी दिल्ली में, जेएनयू में, वहां जा जाके इनके संबंधित संगठनों के लोगों ने किया, उनके साथ मारपीट की। जिस देश के अंदर शिक्षण संस्थाओं में असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट होती है, सभापति महोदय आप अनुमान लगाइए, सियासत करने वाले लोग और उनको देशद्रोही का नारे देते हैं, ऐसे शिक्षण संस्थाओं में हमले होते हैं, तो आप देखिए कहां तो हमारा देश 1947 आजादी प्राप्त की, कितना बड़ा डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया, उसके बाद समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया, अनुसूचित जाति के लिए व्यवस्था की कि ये गरीब तबका है। जबकि अगर आप ये देखेंगे तो आज एक बहुत बड़ा क्राइम हो रहा है इस देश के अंदर, अपराध, अछूत,
नाम का व्यक्ति इस देश में धरती में पैदा होता है। आपको दूसरे विश्व में कोई देश ऐसा नहीं मिलेगा कि पैदा होते ही आदमी अछूत हो जाता है। और उन्हीं को मरवाने के लिए आज जगह जगह दूल्हों को घोड़ियों से उतारा जाता है। मैं एक दिन देख रहा था कि एक पार्क के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ताओं लाठियों की कोई दूसरा एक दिन पूरे हमारे नेताओं ने यहां सदन बंद कर दिया कि आरएसएस के कार्यकर्ता के साथ मारपीट हो गई। और एक तरफ एक गरीब जाति के नीच जाति को कह के पुकारते हैं और उनके साथ दूल्हों को उतार दिया जाता है। वो अगर वो मूंछ रख लेता है गुजरात में, उनके साथ मारपीट हो जाती है। वो नाम के आगे सिंह लिख लेता है तो उसके साथ मारपीट हो जाती है कि दलित की औकात कैसे पड़ गई। अगर कोई विधानसभा में बोलता है तो उसको तलवे चाटने की बातें कह देते हैं। इसलिए सभापति महोदय, आज भी जो डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने चिंता व्यक्त की थी, आज भी हमारे देश में संविधान जो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए वो उसमें कमी आ रही है। और पिछले 6 साल में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, गाय के नाम पे हत्याएं हुई है, इतनी पहले कभी नहीं हुई। इसलिए सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अभी तो हालत यह हो गई कि जो अच्छे दिनों का नारा दे रहे थे, हम तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं जो दिन पहले थे हमारे वो ही रहने थे। इसलिए सभापति महोदय, इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो ज्योतिबा फुले को विचारों को पढ़ते हैं। उनकी पत्नी सावित्री देवी जो हमारे देश की प्रथम शिक्षिका थी, पहली प्रथम शिक्षिका थी सावित्री देवी, जब वो बच्चों को, दलितों को और महिलाओं को पढ़ाती थी, बहुत सारे धर्म के ठेकेदार लोग उन पे कीचड़ फेंकने का काम करते थे। उन्हीं के रास्ते पे चल के, डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पे चलकर, महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर, नेहरू जी के रास्ते पर चल कर के जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, अगर हम देखेंगे तो इन्होंने हर वर्ग को टच किया है। मैं एक बात कहना चाहूंगा सभापति महोदय जी, सबसे पहले 14 से पहले मैंने वीडियो देखा है, हमारे जो आज प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने कहा जब मैं सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले जो किसानों के ऊपर कर्जा है वो पूरे देश में उनका कर्जा माफ करने का काम करूंगा। और आज हालत क्या हो रही है, पूरे देश में 12,500 किसान कर्जे में डूब करके आत्महत्या कर रहे हैं। आज विश्व में 16 देश हैं जिसके अंदर भूख से लोग मरते हैं, उसमें 16 देशों में हमारा भारत भी है, जिसके अंदर 3 स्टेट है हमारे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और एक साउथ में, जो हमारे यहाँ भूख से 3 लाख लोग सालाना मरते हैं। 26 करोड़ हम बीपीएल के नीचे आ रहे हैं। 3 हमारे देश ऐसे हैं जो मुर्दे में, इस विश्व में 3 देश ऐसे हैं देश जो मुर्दों को बेच करके, मुर्दों की मंडी लगती है, कानून है, उसके अंदर हमारा भारत का नाम आ रहा है, जिसके अंदर इथियोपिया, सोमालिया और भारत, जहां मुर्दे बेच करके और यहाँ जो है अपना आदमी टाइम पास करता है। और आज ये विश्व गुरु बनने की बात करती है। एक बात तो ठीक है कि जिनके साधु महात्मा ही जेल में बैठे हैं और ये विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। हमारे बीकानेर में 1200 लोग गाय और पशुओं से टकरा करके उनकी डेथ हो गई। हमारे सुरेश जी, भूतपूर्व एमएलए भादरा के, अभी मैंने एक दिन फोन पे बात कर ली, बात करें अभी जब अपना लॉकडाउन अनाज बांट रहे थे, एक सांड पीछे से आया, 20 फुट उसको ऊपर पटका, उसकी आज फ्रैक्चर है, वो बेड पे है। यहाँ पशु आदमी से ज्यादा पशु प्रताप कासनिया, और पशुओं के नाम पर ये लोग आए दिन दंगा करवाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैं एक दो बात और कह दूं, खत्म कर देता हूं। मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, ए राजा को जेल भेजा, कलमारी को जेल भेजा, कनमोजी को जेल भेजा, महाराष्ट्री को जेल भेजा, और अब क्या हो रहा है, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेके फरार, ललित मोदी 5,000 करोड़ लेके फरार, मेहुल चोकसी 15,000 करोड़ लेकर फरार, नीरव मोदी गुजराती, और ये सारे के सारे गुजराती हैं, ये मतलब लेकर के फरार, और सारे के सारे बैंकों से लेके फरार हुए। अभी देश की हालत क्या है सभापति जी, प्रधानमंत्री गुजराती, राष्ट्रीय चीफ गुजराती, आरबीआई चीफ गुजराती, सीबीआई चीफ गुजराती, सारे बड़े बड़े ठेके लेके गुजराती, आप करें, अनिल अंबानी गुजराती, अंकित नहीं होगा, मुकेश अंबानी गुजराती, अंकित नहीं होगा। सभापति महोदय प्लीज सहयोग करें। श्री राम प्रताप कासनिया, बिराजिए बिराजिए। सभापति महोदय, मान्य सदस्य से बिराजिए। आपने मुझे बिराजिए, बजट भाषण पे बोलने के लिए अंकित नहीं हो रहा है, बिराजिए। इसके लिए
बिल्कुल बिराजिए, नहीं अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको। प्लीज सहयोग करें, बिराजिए। आपका आभारी हूं। बिराजिए, सहयोग करें। सभापति महोदय, बिराजिए। माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है, बिराजिए, बिराजिए। महेंद्र जी, ये गुजरात का चैप्टर तो खत्म हो जाने दो, उसके बाद बैठ जाएंगे। दिए तो इसको पालन करवाएं आप। मेरा भी चैप्टर पूरा खत्म होगा तब बैठूंगा। एक मिनट में समाप्त कर दे गोविंद जी। एक अलाउ नहीं करूंगा, 1 मिनट में कर देता हूँ बस। 1 मिनट में बिराजिए आप। भारतवर्ष में राम प्रताप कासनिया, 80% लोग केस से काम करते थे। इन लोगों ने सभापति महोदय देश की आर्थिक व्यवस्था चौपट कर दी। सभापति महोदय, माननीय के मंत्री को 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हुई थी, 15 लाख के चक्कर में 6,000 रुपए दे करके मूर्ख बना रहे हैं। बुलेट ट्रेन की बात की थी, आसन की अवहेलना कर रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ? राठौड़ साहब बच्चे उस टाइम खड़े हो जाते हैं। इन्होंने ठेका ले रखा है क्या? सभापति महोदय, ये राठौड़ साहब ने ठेका ले रखा है क्या? जब मर जाए उस टाइम खड़े हो जाते हैं। इनको लाइसेंस दे रखा है क्या राठौड़ साहब को? बिराजिए, भी बोलते हैं, खड़े हो जाते हैं। बिराजिए, आसन पैरों पर बिराजिए आप। दोनों पक्षों के माननीय उपनेता महोदय ने आपने मुझे लिस्ट दी है, इसमें आपने बाकायदा समय निर्धारित किया कि कौन सदस्य कितना मिनट बोलेगा। माननीय अध्यक्ष के स्पष्ट निर्देश है कि इसकी अक्षर से पालना करवाएं। इसके बावजूद भी जब आप मुझे कह देते हैं 1 मिनट और बोलने, जब आपको और बोलने दे रहा हूं। 7 घंटे 30 मिनट बोलने लोगे, और यदि आप लोग इस तरह से इंटरवीन करके बीच में करेंगे तो बहुत से माननीय सदस्य बोल नहीं पाएंगे। ये आपको तय करना है कि आपको बोलना है या नहीं बोलना है। यदि आपको इसी तरह से चलाना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जब तक यहां बैठूं मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय के स्पष्ट निर्देश है, मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं। मेरा इसमें कोई जो है वो नहीं है। दोनों पक्षों के माननीय जो नेता हैं उन्होंने मुझे लिस्ट दी है, मैं उसका पालन करवा रहा हूं और माननीय अध्यक्ष के निर्देश से पालन करवा रहा हूं। इधर के जो माननीय सदस्य उनको सबको 10 मिनट का समय दिया गया है, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप पालन करेंगे। इधर जो माननीय सदस्य उनके 2 या 3 लोगों को 15 मिनट का समय माननीय अध्यक्ष ने दिया है और माननीय उपनेता महोदय ने दिया है। मैं आप आग्रह करूंगा कि आप पालन करें उसका, और ये आपकी वजह से है, क्योंकि आप यदि नहीं बोल पाएंगे तो फिर उपयोगिता क्या है। इसलिए कृपया बीच में इंटरव्यू नहीं करें। अब आप बिराजिए, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, आप पहली बार आए, कुछ सीखिए। बिराजिए, अब आप बिराजिए, बिराजिए, माननीय सदस्य बिराजिए, आसन पैरों पर बिराजिए, आप बिराजिए, 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 माननीय सदस्य बिराजिए। कुछ सीख लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। सीखिए, कुछ परंपराएं सीखिए। श्री राम प्रताप कासनिया। सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने की अनुमति दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं। और सभापति महोदय, मैं धीमी गति का समाचार हूं, मुझे कुछ बोलने में 5 मिनट की छूट भी दी जाए। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 24 तारीख को जो बजट प्रस्तुत किया है, पूरे बजट को पढ़ते पढ़ते थक गया। पेज नंबर 71 पर पैरा संख्या 198 पर सूरतगढ़ का एक स्थान पे नाम आया है। और सभापति महोदय, वो नाम कैसे आया है कि 8वीं इकाई जो है 660 मेगावाट की बिजली पैदा करके और जल्दी बेचने के लिए तैयार हो जाएगी, बिजली बेचने के लिए। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सूरतगढ़ थर्मल पावर के अंदर सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 50 गांव उसके इर्द गिर्द है, वो लोग प्रदूषण झेल रहे हैं। उनको आज के दिन पूरी 6 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। मैं इस सदन के अंदर कई बार ये बात बोल चुका हूं। डेजर्ट एरिया के अंदर किसानों के ट्यूबवेल लगे हुए हैं, एक तरफ नहर की बंदी आ रही है,
और दूसरी तरफ 6 घंटे लाइट नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह निवेदन करूंगा कि टिब्बा बेल्ट के अंदर कम से कम 1 माह आप 8 घंटे बिजली दे करके फसल पकाने का काम करें, तब मैं मानूंगा कि आप लोग किसानों के हितैषी हो। खाली घड़ियाली आंसू बहाने से किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इस सरकार ने समय रहते हुए बीमे की राशि अपने हिस्से की नहीं भरी, जिसके कारण से किसानों को आज दिन तक बीमा नहीं मिल रहा है 19-20 का। सभापति महोदय, मैं जिक्र कर रहा था थर्मल के इर्द गिर्द जो गांव है, ना तो उनको नौकरी दी जाती और ना बिजली दी जाती, प्रदूषण दिया जाता है। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं इस सदन के अंदर तीसरी बार यह विषय उठा रहा हूं। भूमि से संबंधित मंत्री महोदय ने 2 बार सदन में खड़े होकर के और मेरा प्रश्न का उत्तर दिया और राजस्व विभाग की डिमांड पर उत्तर दिया कि मौके पर जाके गांव में कैंप लगा करके आपने जो समस्या उठाई है उनका समाधान करेंगे। 2 बार इस पवित्र सदन में आश्वासन दिया है। सभापति महोदय, टीसी से पुख्ता खातेदारी देने का काम पेंडिंग पड़ा है। शहरी क्षेत्र के इर्द गिर्द राइडर लगे हुए हैं तरह के। भूमाफियों को रात को ही खातेदारी मिल जाती है और किसान को नहीं मिलती। बड़े बड़े लोग पूंजीपति भूमि खरीद के, और एक ऐसा रास्ता है उसमें कि जनप्रतिनिधि को बिल्कुल ही उस आवंटन के अंदर ना प्रधान है ना विधायक है, कोई जनप्रतिनिधि, सरपंच, नगर पालिका का चेयरमैन कोई नहीं है, सिर्फ अधिकारी। तो मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि प्लानिंग क्षेत्र, वन विभाग प्रस्तावित इस तरह के राइडर लगा करके और किसानों को रोका हुआ है, खातेदारी लेने से वंचित कर दिया। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि जो ओरिजिनल काश्तकार है उनको शीघ्र, अति शीघ्र खातेदारी देने का काम करें। फ्रैगमेंट, ये आपकी समाल पेच, मीडियम पेच, बालिक पुत्र के प्रकरण है, हजारों की संख्या में यहाँ फाइल पेंडिंग पड़ी है। गजट में साया कर दी। काश्तकार भूमि आवंटन करवाने के पात्र है, पटवारियों की गलती से भूमि गजट में प्रकाशित कर दी गई। ऐसी भूमि को निकाल करके पात्र काश्तकारों को भूमि आवंटन की जाए। सभापति महोदय, यहां चर्चा हो रही थी नहर की। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि राजस्थान कैनाल की जो देन है वो गंगा सिंह जी महाराज की है। पूरी जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा दूं। और बजट जो है, बजट गंगा कैनाल नहीं, इंदिरा गांधी नहर का भी, पोंग डैम का भी उनके टाइम की स्कीम बनी हुई है, पता कर लेना। सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने इंदिरा गांधी नहर को पक्का करने का सारा काम जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में निर्णय हुआ था। ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, सत्य बात सत्य रहेगी। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर अच्छी नस्ल के जो पशु है उनका संरक्षण करो। चाहे राठी गाय है, चाहे थार पारकर है, चाहे भंडारण का ऊंट है। किसान की बात करते हो, थाने ठाक को नहीं किसान के जातियों है, क्यों जी है तारी मिलो कितो पड़े भी गो थाने ठाक को नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं सभापति महोदय, पिछले 6 महीने से लगातार इस पवित्र सदन के अंदर मैं बराबर ये सुनते आया हूं कि केंद्र सरकार जो है ये जो 3 बिल लेके आई है ये किसानों के गला घोटने वाले हैं। सभापति महोदय, मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं
कि ये तीनों बिल, मैं भी किसान हूं, अगर कोई भी क्लॉज इसका गलत है तो आप मुझे बोल के बताएं कि इस बिल के अंदर यह बीमारी है। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहता हूं, 3 बिल है, तीनों में 10 क्लॉज है अलग अलग। आपको 2 नंबर पसंद नहीं है तो सरकार कह रही है कि संशोधन करने के लिए तैयार है। 2 की जगह आप क्या लिखवाना चाहते हो? 4, तो 4 लिखने के लिए तैयार है। पैरा नंबर 6 पसंद नहीं है, सरकार कह रही है आपके जो पसंद नहीं है, त्रुटि लग रही है, हम उसको बदलने के लिए तैयार हो। पर सभापति महोदय, कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि इसको पूरे को जला के नष्ट कर दो। ऐसा नहीं होगा, इसमें अच्छी बातें भी है। सिवाय व्यापारियों को नुकसान में सत्य कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाहर मंडियों के अंदर, प्राइवेट मंडियों के अंदर कृषि उपज मंडी जो सरकारी है उसके समान टैक्स लग गया तो किसी का कोई नुकसान नहीं है। स्टॉक सीमा की बात कही है, आज से पहले हमारे देश के अंदर हजारों टन अनाज नष्ट हो रहा था। सरकार ने लाखों करोड़ रुपए दे करके और गोदाम निर्माण करने का जो काम शुरू किया उसमें मैंने अडानी अंबानी नहीं देखे हैं। हमारे इलाके के लोग, छोटे छोटे लोग गोदाम बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? कि सरकार सब्सिडी दे रही है। मोदी जी ने पहली बार इस देश के किसान की चिंता करके और जो हमारा अनाज नष्ट होता था उसकी व्यवस्था की है। रहा सवाल स्टॉक पे उंगली उठा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने टमाटर का कारखाना लगा रखा है और उसको 6 महीने चलाना है या 12 महीने, तो वो उसके लिए टमाटर स्टॉक नहीं करेगा, स्टॉक करना पड़ेगा। स्टॉक के बिना काम नहीं चलेगा। फिर इस बिल के अंदर यह भी प्रोविजन है कि अकाल, युद्ध, अलग से कोई ऐसी महामारी, ऐसी परिस्थिति आ जाए तो कोई स्टॉक सीमा पर पाबंदी होगी, इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। और रहा सवाल किसान हितैषियों का, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपके समय जो किसानों पे अत्याचार हुए हैं, सर्वप्रथम तो सन 1969-70 संगरिया के अंदर हमारे किसान 8 शहीद हुए थे। विनोद जी बैठे थे अभी, माननीय सदस्य, उनको एक एक बात का पता है। 8 किसान शहीद हो गए। उनका अगर आप चाहो तो मैं नाम समेत बता सकता हूं, 8 किसान। और इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह के टाइम मध्य प्रदेश के अंदर सन 1997 के अंदर 24 किसानों को गोली से भून दिया। वो भूल गए, वो याद नहीं है। और सभापति महोदय, 250, देखिए भगवान है, किसी को बीमार कर दे, किसी की गोली लाठी से नहीं मरे। मैं ये बात बड़ी दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने किसी बंदे का नाखून भी हाथ नहीं लगाया। ये आप अपने मन से कह रहे हो। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं कि इस तरह के आजकल नेताओं की भाषा में क्या हो गया। हमारे शिवसेना ने क्या किया लोकसभा में, क्या किया राज्यसभा में, पता नहीं आपको। और एनसीपी शरद पवार, उनकी भी सहमति थी। और राकेश जी टिकैत प्रवक्ता, उन्होंने मुजफ्फरनगर के अंदर कहा था कि हमारी वर्षों की जो मांग है वो सरकार ने मांगी है, कि हम बार बार मांग कर रहे थे कि किसान को अपना माल बेचने की हर जगह छूट होनी चाहिए। हम सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं कि सरकार ने पहली बार किसानों की बात सुनी है। सभापति महोदय, मुझे डर लग रहा है समय का,
नहीं तो मैं एक एक बात, आपने किसानों का कभी भला नहीं किया। आपने किसानों की बारियां काटी पक्के खाड़ों के लिए, एक एक 1.5 लाख रुपए किसानों के एक कांग्रेस ने दिए, बारी काटी। नाम भारतीय जनता पार्टी है। फ्रैगमेंट 10 बरदारी का कानून समाप्त किया तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। अपनी बात समाप्त करें। सभापति महोदय, अभी तो मेरा समय ही नहीं हुआ। सभापति महोदय, ऐसे मेरे साथ अन्याय मत करो, मैं कांपने लग जाऊंगा। सभापति महोदय, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को ऊपर लाने की जो सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया, आरक्षण देने का, बहुत ही सराहनीय कदम है। सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इनका प्रमाण पत्र जब एसडीएम से करवाते हैं तो कम से कम 4 महीने लगते हैं और इसमें 1 वर्ष की समय सीमा है, इसको बढ़ाई जाए, 5 साल किया जाए। सभापति महोदय, पंचायत चुनाव के अंदर इस सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। समय का अंतर साल 1.5 साल का, मुझे समझ में नहीं आता कि इस चुनाव को इकजाई कैसे करोगे। आज भी पेंडिंग पड़े हैं। सभापति महोदय, नगर पालिका में तो बंटा ढार कर दिया वार्डों के गठन में। समाप्त करें। एक वार्ड 1900 वोट का और एक वार्ड 300 वोट का। आपने कोई करामात करके चुनाव नहीं जीता है, आपने तो बेईमानी करके चुनाव जीता है नगर पालिकाओं का। सभापति महोदय, पंचायत के अंदर 19-20 5वें वित्त आयोग की राशि सरकार ने आज दिन तक जारी नहीं की। कंक्लूड करें, मानी से कंक्लूड करें। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, 6ठे वित्त आयोग की राशि पेंडिंग पड़ी है। 6ठे वित्त आयोग का गठन ही नहीं किया। पंचायतों को पंगु बनाने का काम इस सरकार ने किया है। सभापति महोदय, हरियाणा, पंजाब, क्या हुआ सभापति महोदय? अभी तो समय नहीं। श्री रामनारायण मीणा ने सभापति महोदय, देश में रेवड़ियां बांटने का जो काम है, पूर्व मंत्री और चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कि उनकी बात में पूरी सदन के अंदर कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, वाक्य में अगर देश के गरीब को ऊंचा लाना है, अगर वाक्य में गरीब की गरीबी खोनी है, तो प्रथम काम तो इस देश में, राज्य में कानून व्यवस्था और चाहे और सारे काम सुधर जाएंगे। एक बच्चे का प्रोविजन कर दो और गरीब को पढ़ाओ लिखाओ, उसको नौकरी लगाओ, परमानेंट साधन दो, रेवड़ियां बांटने का काम कर दो। सभापति महोदय, मैं सबसे विपक्ष से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश को बचाना है, अगर इस प्रांत को बचाना है, जो भाषण है उसके बारे में हो रहे हुए अपनी तरफ से बात अर्ज करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, भी हमारे साथी बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे किसानों के बारे में, खाड़ों के बारे में, नहरों के बारे में। सभापति महोदय, हर सरकार और विशेषतः गांव में आज भी चर्चा है माननीय देवेगौड़ा जी की। उनके थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बनने पर यूरिया का, खाद का भाव कम हुआ था। देवेगौड़ा जी का नाम लेते आज भी गांव के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता होती है। माननीय सभापति महोदय, मेरे पास एक आया है, माननीय नरेंद्र मोदी ने एक पैम्पलेट भेजा है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मैंने वोट दिया कि नहीं दिया, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री है, मेरे देश का प्रधानमंत्री, हम गर्व से कह सकते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री है। लेकिन सिर नीचा झुकता है या ऊंचा उठता है वो बात अलग है। काशना जी, आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए और आपके पास नहीं भेजा हो, मोदी जी ने हमारे ऊपर कृपा कर दी हो तो। कॉमोडिटी वाइज भाव है माननीय सभापति महोदय। एक तरफ राजस्थान सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री बजट भाषण पढ़ते हैं और कहते हैं कि अगले वर्ष से कृषि का अलग बजट दिया जाएगा, किसानों के साथ पूरी तरह से सहयोग है, अपना तो हर किसानों को आगे बढ़ाने की भावना हो रही है। एक तरफ कांग्रेस सरकार
किसानों को आगे बढ़ा रही है। माननीय सभापति महोदय, लंबा है, मैं शॉर्ट में पढ़ूंगा। इसमें गेहूं का भाव 1975 रुपया है। आपको शंका है क्या? जब 1975 रुपया है, ये नेता प्रतिपक्ष मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, उनको डांटे, थोड़ा डांटी पिलाई। मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरी बात को नहीं सुनने दे रहे। शांत रहे। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, 1975 काशनिया जी, मेरा गेहूं 1500 में क्यों बिका? गरीब का गेहूं 1400 में क्यों बिका? और मिल मालिक उस 1400 के गेहूं का भाव का 3000 रुपया क्यों ले रहे, पैसा क्यों ले रहे हैं? ये कृपा करके भारत सरकार से कहिए, हमारा सहयोग चाहिए, हम सहयोग देंगे। राजस्थान सरकार सहयोग देगी, सदन का बहुमत इसमें सहयोग देगा कि किसान के साथ जो अनजस्टिस हो रहा है उसको न्याय में तब्दील किया जाए। सारी कॉमोडिटीज है माननीय सभापति महोदय, पूंजीपतियों का पक्ष, दलालों का पक्ष। फिर माननीय सभापति महोदय, हम तो देश में कहते हैं, राजस्थान भी कहते हैं, दिल्ली भी कहते हैं, सारा देश कहता है मेक इन इंडिया, शेर का चिन्ह। फिर मेक इन इंडिया में डीआरडीओ को, उद्योगों को खत्म क्यों किया जा रहा है? इंजीनियर को बेरोजगार किया जा रहा है और प्राण से हथियार क्यों मंगाए जा रहे हैं? हम मंडी में जाते हैं, माननीय सभापति महोदय, किसान है, मंडी में जाते हैं तो वहाँ आड़तिया मिलता है, 2 रुपये सैकड़ा, 1.5 रुपये सैकड़ा की आड़त लेता है। जब हम बेचेंगे, कोई खरीदेगा तो आड़त होगी। तो फिर माननीय राहुल गांधी ने कौन सा गलत कहा कि इस राफेल की जांच होनी चाहिए, दुगनी कीमत क्यों दिए? देश के हित में है ये, तो कोई देख ले, सोच ले। इसलिए माननीय सभापति महोदय, ये जो चीजें हो रही है और आज जिस तरह से क्रश किया जा रहा है, किसानों को क्रश क्यों किया जा रहा है? मैं याद दिलाऊंगा, आप तो भूल गए माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को। अटल बिहारी वाजपेयी को पंक्ति याद रखिए माननीय साथियों, हम तो याद रख रहे हैं। अटल जी को अच्छा इंसान मानते थे, वो गरीबों के पक्ष में था, गरीबों के खिलाफ अटल जी नहीं थे। माननीय सभापति महोदय, पूंजीपति से नहीं डरते थे। आज देश का माहौल है कि गरीबों को क्रश किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, उनको बुरी तरह से क्रश करने का श्रेय देश की सरकार ले रही है। उसका मुखिया कौन है, आप और हम सब जानते हैं। एक बता दीजिए जिसमें गरीब का, साहब ये योजना बनाई, हमने ये किया, इंदिरा आवास का नाम प्रधानमंत्री आवास कर दिया, राजीव गांधी के योजना को बदल दिया, नेहरू जी के बारे में कह दिया, महात्मा जी के बारे में ये कह दिया। ये सवाल नहीं है, सवाल ये है आज किसान जिस प्रकार से बैठा हुआ है, 100 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया, उनको क्यों क्रश किया जा रहा है? क्यों नहीं बात मानी जा रही? वो यही तो कह रहे हैं माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी आपने मुखारबिंद से अर्ज किया था, ये बताया था, निर्देश दिया था, देश दिया था, तुम्हारी सरकार क्यों नहीं मान रही है? तुम्हारे को जलील क्यों किया जा रहा है? 1975 में गेहूं खरीदेंगे तो 1500 मंडी में क्यों बिक रहा है? जब विरोधियों को क्रश किया जाता है, प्रजातंत्र खत्म हो जाता है, एकात्मवाद पैदा हो जाता है। अब फिर क्यों हो रहा है ये तो आप जानो, लेकिन अटल जी की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ विरोध और विरोधियों को गद्दार मानने का भाव है, वहाँ लोकतंत्र समाप्त हो जाता है और तानाशाही का उदय हो जाता है। आज तानाशाह कौन है? 2 ही तो व्यक्ति है ना, मुझे बता देना, आप सदन के बाहर बता देना। ये वो जो भी है, आप कृपा करिए उनसे मिल लीजिए, उनसे मिल लीजिए। माननीय सदस्य इधर देखिए, आप क्यों इनवाइट करें आप उनको? माननीय सभापति महोदय, डांटना उसको चाहिए। आपने इधर डिस्टर्ब किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, वो डिस्टर्ब करते हुए सभापति महोदय। इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ये वो लोग हैं जो किसान को क्रश कर रहे हैं। इस बजट में क्या है माननीय सभापति महोदय? एक तरफ तो राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं हम किसानों का अलग से बजट रखेंगे, एक तरफ मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं अपने कुंड खोदेंगे, किसानों का हित करेंगे, इतनी सब्सिडी देंगे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है माननीय सभापति महोदय? 25 कॉमोडिटी पर 100% तक कृषि शेष लागू होगा। इन तो मटर तक को नहीं छोड़ा, आप धीरे धीरे लागू होगा तब देखना, आप पढ़ना आप। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कम से कम कृपा करके ये जो टैक्स की पार्टी पहली दफ़ा आप डाल रहे हो, मैं नहीं कहता कि आप पूंजीवादी व्यवस्था में बात नहीं कर रहे, मैं नहीं कहता आप ब्रिटेन की, अमेरिका की, फ्रांस की तरफ पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास नहीं करते, लेकिन हम समाजवादी समाज की व्यवस्था में करते हैं। क्योंकि नेहरू जी जो हमसे कह के गए हैं,
यही कारण था माननीय सभापति महोदय, हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ये सहकारिता गांव की रीढ़ की हड्डी है, पंचायत राज गांव को आगे बढ़ाने वाला, गरीबों के हित में सुलभ न्याय उपलब्ध कराने वाला है। तो ये आज क्या हो रहा है माननीय सभापति महोदय? सिखों के साथ विशेष संबंध, सबसे ज़्यादा सिखों को पीटा है। मैं ऑथेंटिसिटी कह सकता हूँ, आप रिकॉर्ड मंगा के देख लीजिएगा। अन्नदाता के तो को समर्पित मोदी सरकार, ये किताबें बांट रहे सभापति महोदय। देश का हमारे मैं बटन लगा रहा हूँ माननीय सभापति महोदय, इसका भी टैक्स है। बाड़ों में तेल डाल गया उसका भी टैक्स है। ट्रस्टी कौन बन गया? पहले तो टैक्स यहाँ का यहाँ रहता था, वहाँ का वहाँ जाता था, कुछ एक्साइज जाती थी, सारा टैक्स वहाँ ले रहे हैं। राज्य सरकारों को ख़त्म कर रहे हैं, संघीय ढांचे को कमज़ोर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कर रहे हैं माननीय सभापति महोदय, लेकिन ये परिपाटी अच्छी नहीं है, देश के हित में नहीं है। और जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, ये गरीब विरोधी जो भावना पैदा हो रही है इस देश में, वो अच्छी नहीं है माननीय सभापति महोदय। बेरोजगारों की भीड़ बढ़ रही है, क्यों नहीं इसके बारे में कुछ सोचा जाए? माननीय सभापति महोदय, आपको तो ज्ञान है, आप तो पुराने आदमी हैं, आपसे तो हम सीख रहे हैं। चेयर से आप डांटते हो तो इसलिए सुन लेते हैं कि आप कुछ ज्ञान की बात कहोगे, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पूछे शिक्षा में, सार्वजनिक निर्माण विभाग में, पेयजल में राज्य सरकार का हिस्सा कितना होता था, केंद्र सरकार कितना देती थी? आज तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 40-60 का हिस्सा करने जा रहे हैं, एक सड़क नहीं बनेगी माननीय सभापति महोदय। ये ब्रोक करने का तरीका है। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ माननीय सभापति महोदय कि जिस प्रकार भी ये परिस्थितियाँ बन रही है देश में, क्या देश के हित में है? इससे अधिक बात नहीं करते हुए मैं कुछ बातें अर्ज करके अपनी बात समाप्त करूँगा, क्योंकि आप हमसे ऊंची कुर्सी पे विराजमान है। मुझे थोड़ा सा इशारा वहाँ से कर देना, मुखार बिंद से कम तकलीफ करना, मैं अपने आप बैठ जाऊँगा। कुछ बातें हो रही है आज नगर पालिकाओं में जो ये छोड़ के गए हैं, तो अपनी बात समाप्त करें। इसलिए माननीय सभापति महोदय ने तो प्रारंभ किया है। मैं आज सदन में अधिकारियों के द्वारा, वो मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, वो पुराने आदमी हैं, वो सबके ऊपर कर देंगे। मुझसे तो बड़े प्रश्न हैं, इसलिए कृपा नहीं करेंगे, इसलिए दोबारा मत बोलना, आप कृपा करना मेरे ऊपर। आप वो सामने आपको बिठा रखा है, मुझे तिरछा बिठा रखा है। माननीय सभापति महोदय, आप देखिए नौनेरा डैम बन रहा है। योजना कब बनी? बीजेपी सरकार के टाइम पे। क्यों बनी? क्योंकि धौलपुर पानी ले जाना था। मेरे क्षेत्र में जहाँ नौनेरा डैम बना है, बूंदी जिले में जाओगे पानी जाएगा, सवाईमाधोपुर के गांव में जाएगा, वहाँ पानी नाम मात्र का दिया जाएगा। इस योजना को बदला जाना चाहिए, नहीं तो ये। और मैं, क्योंकि यहाँ पेयजल मंत्री जी नहीं है, घरेलू कनेक्शन की दर ज़्यादा है, प्रचार किया जा रहा है। कृषि के फ्लैट रेट की बात छोड़िए, यूनिट के हिसाब से आप आगे जोड़ोगे तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, इसको ठीक करिए। और जिस तरह का भी आज बाल विकास परियोजना, माननीय सभापति महोदय, इन योजनाओं में करप्शन बढ़ रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैंने मंत्री जी को भी कहा है, मैंने अधिकारियों को भी कहा है, क्या कारण है कि बाल विकास परियोजनाओं का करप्शन खत्म नहीं हो रहा? मेरे इलाके में कागजों में खाना पूर्ति की जा रही है, बेईमानी से उस राशन को, गरीबों के राशन को, बच्चों के राशन को, गर्भवती महिलाओं के राशन को का पैसा कहाँ जा रहा है? मैं इसके बारे में अधिक खर्च करने के बजाय वो इनके सरकार के ऊपर छोड़ता हूँ। समाप्त करें। मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय कि आपने जो मुझे समय दिया उसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन अंत में एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूँगा कि जिस प्रकार